आज के लेक्चर में हम रेजोनेंस की शार्पनेस के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में बात की। हमने डिस्कस किया कि करंट का एम्पलीट्यूड आई दिया जाता है। आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वेयर और सारा का सारा अंडर रूट, और ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसको इम्पीडेंस बोला जाता है। हमने रेजोनेंस में डिस्कस किया कि ये ओमेगा का वेरिएशन करके अगर ऐसी ओमेगा पसंद किया जाए ताकि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो, यानी कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस मिनिमम बनेगा, जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम इज इक्वल टू होगा ये 0 हो जाएगा, यानी कि जेड मिनिमम इज इक्वल टू होगा यार जेड मिनिमम इज इक्वल टू होगा आर, और फाइनली हमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर। क्योंकि ये आर डिनोमिनेटर में है, ये मिनिमम बनेगा, तो ये करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा, और उसी फिनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस के टाइम पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है उसी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 0 से डिनोट किया जाता है, यानी कि ओमेगा 0 उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और ये यहाँ मैंने ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है, ओमेगा 0 पर करंट का एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम मिलता है, ये पॉइंट पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यह ग्राफ से हम सिंपली समझ सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा 0 से और कोई होगी तो ऐसी वैल्यू पर यह करंट का एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू का मिलता है। और ऐसा देखा गया है कि यह फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करके ऐसी हमें दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वो फ्रीक्वेंसी पर ये करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस मैक्सिमम वैल्यू का अगर √2 वैल्यू पर ये फ्रीक्वेंसी को चूज़ करें, ऐसी हमें दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वो दोनों फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से √2 पार्ट की हो जाती है। और दूसरे वर्ड में कहे तो √2 पार्ट, यानी कि ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई एम ये मैक्सिमम वैल्यू उसके √2 में पार्ट की वैल्यू, यानी कि ये 0.707 IM की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे 0.707 वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी। और ऐसा देखा गया है कि उसी वैल्यू पर सर्किट में जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस मैक्सिमम समय पर जो पावर लॉस होता है उनसे आधा हो जाता है। उसी जो दो वैल्यू मिलती है उसको पहली वैल्यू को हम अगर ओमेगा 1 कह दे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यह मैंने पॉइंट ए से दिखाया है, और ये दूसरी वैल्यू को अगर ओमेगा 2 कह दे, तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से √2 में पार्ट की हो जाती है, और पावर की वैल्यू ओरिजिनल पावर से आधा हो जाती है। और ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड मिलती है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। और ऐसा भी देखा गया है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी ये जो बीच में मिड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी दोनों साइड सिमेट्रिकल होती है। और इसलिए अगर मैं ये जो डिफरेंस है ये विड्थ उसको अगर डेल्टा ओमेगा बोलूँ तो ये विड्थ भी डेल्टा ओमेगा ही रहती है, यानी कि हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की बात करूं तो ये डिफरेंस होगा 2 डेल्टा ओमेगा, और ये ओमेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा को हाफ पावर बैंडविड्थ बोला जाता है। और ये जो हमने डिस्कस किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 और ये हाफ पावर बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू होता है 2 डेल्टा ओमेगा। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ये हाफ पावर बैंडविड्थ से डिवाइड करने पर जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसको क्यू फैक्टर बोला जाता है। क्यू फैक्टर मीन्स सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। ये ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा है, वो हमें सर्किट की क्वालिटी बताती है। अगर हाफ पावर बैंडविड्थ स्मॉल होगा तो ऐसे में ये क्वांटिटी हमें शार्प मिलेगी, यानी कि ये कर्व जो रेजोनेंस का कर्व है
वो हमें शार्प करवा मिलेगा। और अगर ये हाफ पावर बैंडविड्थ लार्ज होगा तो ऐसे में ये क्वांटिटी हमें स्मॉलर मिलती है। और ये जो ओमेगा 1 है उसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 है उसे हायर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ओमेगा 1 को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हाफ पावर बैंडविड्थ बोला जाता है। और अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर बैंडविड्थ से डिवाइड कर दे तो हमें जो मिलता है उसे क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है। यानी कि क्वालिटी फैक्टर उसको अगर मैं Q से डिनोट कर दूँ तो Q इज इक्वल टू होता है ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा। आइए अब हम क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं और डेल्टा ओमेगा का इक्वेशन ऑप्शन करने की ट्राई करते हैं। हम जानते हैं कि करंट का एम्पलीट्यूड IM इज इक्वल टू दिया जाता है VM अपॉन, ये जब रेजोनेंस होगा तब ये इम्पीडेंस मिनिमम होगा, यहाँ मैं R लिख देता हूँ, यानी कि IM इज इक्वल टू VM अपॉन R। ये केस में जो इम्पीडेंस है, यहाँ इम्पीडेंस इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि उसको हम ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं। ये बात रेजोनेंस की है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करके ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज़ किया जाए तब जो सर्किट में पावर लॉस होता है वो पावर लॉस अगर आधा हो जाए तो उसी समय जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उससे √2 फ्रैक्शन का हो जाता है, यानी कि IM अपॉन √2 हो जाता है। और उसी समय जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि IM अपॉन √2 इज इक्वल टू हो जाएगा VM अपॉन R√2, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और ये जो R√2 है ये जो रेजोनेंस के केस में तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ये XL इज इक्वल टू XC हो गया था, इसलिए हमें इम्पीडेंस Z मिनिमम इज इक्वल टू R मिला था। लेकिन जब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, यानी कि ओमेगा 1 या ओमेगा 2 प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, जब हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है उसी समय करंट का एम्पलीट्यूड √2 फ्रैक्शन का हो जाता है। यानी कि ऐसे केस में हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, सारा का सारा अंडर रूट। और यहाँ जो ओमेगा है उसको मैं ओमेगा 1 या तो ओमेगा 2 लिख सकता हूँ, मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 लिख देता हूँ। यानी कि ये ओमेगा 1 जब होगा तो उसी समय जो हमें ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, ये फाइनली उसकी वैल्यू R√2 होगी, क्योंकि ये वैल्यू अगर R√2 होगी तो ही करंट की वैल्यू IM अपॉन √2 होगी, यानी कि ये इम्पीडेंस इज इक्वल टू हमें मिलेगा R√2। अब मैं ये इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट गया, इसलिए इम्पीडेंस R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C, ये सारा का सारा स्क्वायर में है इज इक्वल टू R² और √2 यानी कि 2, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो फाइनली ये R² ये साइड आ जाएगा, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R², क्योंकि 2R² माइनस R² इज इक्वल टू R² होगा। तो फाइनली अब मैं यहाँ दोनों साइड ये स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो फाइनली हमें मिलेगा ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इज इक्वल टू R। हमें R की वैल्यू मिली, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये R की वैल्यू हमें मिली, R इज इक्वल टू ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C। हम जानते हैं कि ये जो ओमेगा 1 है वो हमने लोअर कट ऑफ ली है, ओमेगा 1 लो या ओमेगा 2 ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बीच में उसमें से डेल्टा ओमेगा कट करने पर हमें ये लोअर या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, हमने यहाँ भी लिखा है। इसलिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, यानी कि ओमेगा 0 यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ये बीच में है उसमें ये दोनों साइड डेल्टा ओमेगा ऐड करने पर हमें अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसलिए हम ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू ओमेगा 1 की जगह मैं लिख देता हूँ ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C, ओमेगा की 1 की जगह मैं लिख देता हूँ ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा
सी, और बाद में हम ये इक्वेशन में से ओमेगा जीरो कॉमन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ये इक्वेशन आर इज इक्वल टू, फाइनली हमें मिलेगा ये ओमेगा जीरो में दोनों टर्म में से कॉमन ले लेता हूँ ओमेगा जीरो, और ये एल को भी मैंने साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। यहाँ से मैंने ओमेगा जीरो कॉमन ले लिया तो रहा सिर्फ वन, प्लस यहाँ तो ओमेगा जीरो था ही नहीं इसलिए डेल्टा ओमेगा, और मुझे डिनोमिनेटर में ओमेगा जीरो लिखना पड़ेगा, माइनस वन अपॉन, यहाँ से भी मैं ओमेगा जीरो दोनों टर्म में से कॉमन ले लेता हूँ ओमेगा जीरो, और साथ में ये सी आगे लिख देता हूँ सी, तो यहाँ रहेगा वन प्लस डेल्टा ओमेगा, यहाँ तो ओमेगा जीरो था ही नहीं इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, और ये ब्रैकेट में ये हमें आर की वैल्यू मिली। और आगे हम ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। हमने आर इज इक्वल टू ऑप्शन किया ओमेगा जीरो एल वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो माइनस वन अपॉन ओमेगा जीरो सी वन अपॉन वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, और आगे ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करते हैं। आर इज इक्वल टू होगा ओमेगा जीरो एल वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, और हम जानते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू होगा वन अपॉन एल सी, और इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर मैं ये सी को यहाँ ले लूँगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फाइनली मैं एल को ले लेता हूँ, तो फाइनली ये होगा ये ओमेगा जीरो स्क्वेयर एल इज इक्वल टू मैं वन अपॉन सी लिख सकता हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वन अपॉन सी, यहाँ जो वन अपॉन सी है ये वन अपॉन सी इज इक्वल टू हम ओमेगा जीरो स्क्वेयर एल लिख सकते हैं। यानी कि ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये आ जाएगा ओमेगा जीरो स्क्वेयर एल, और ये डिनोमिनेटर में ओमेगा जीरो, ये ओमेगा जीरो और ये एक ओमेगा जीरो कट हो गया, तो फाइनल ये रहा ओमेगा जीरो एल, और ये जो वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो जो डिनोमिनेटर में है और उसका पावर है वन, ये मैं न्यूमिनेटर में लिख देता हूँ वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, और उसका पावर हो जाएगा माइनस वन। और अब हम यहाँ बाइनोमियल थियरम का यूज करते हैं। हम जानते हैं बाइनोमियल आइडेंटिटी वन माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू होता है वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और एक्स स्क्वेयर वेरी वेरी लेस देन वन होना चाहिए। यह हम ये आइडेंटिटी का यूज करने के लिए उसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, ये वन प्लस डेल्टा ओमेगा ही अपॉन ओमेगा जीरो ही है, और ये सारे का सारा का पावर माइनस वन। तो यहाँ मैं ये बाइनोमियल आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकता हूँ ये वन प्लस ये पावर एन, तो हमारा पावर है माइनस वन, और बाद में एक्स, तो एक्स है हमारा माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो, यानी कि माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो। और ये वन फैक्टोरियल की बात करें तो वो तो वन ही होगा, और यहाँ हमने गलती क्या की है, यहाँ सिर्फ पावर एन लिखा जाएगा, ये साइन के साथ नहीं, सिर्फ पावर, यानी कि सिर्फ पावर वन है इसलिए यहाँ वन ही आएगा। यानी कि ये फाइनली होगा वन, और ये सिर्फ पॉजिटिव वन ही है पावर, यानी कि वन माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो। और अगर डेल्टा ओमेगा और अपॉन ओमेगा जीरो की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हम कंसीडर कर लेते हो, और ऐसे केस में ये स्क्वायर वाले जो आगे के सारे टर्म है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए फाइनली हम वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो का पावर रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो। इसलिए ये फाइनली इक्वेशन हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो एल वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा जीरो एल वन माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो। ये इक्वेशन में से मैं ओमेगा जीरो एल कॉमन ले लेता हूँ,
तो फाइनली R इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 0L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। यहाँ से ओमेगा 0L कॉमन ले लिया, ये -1 हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। तो फाइनली रहेगा ओमेगा 0L 1 कट हो गया, इसलिए ब्रैकेट में रहा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। तो फाइनली हमें R इज इक्वल टू मिला ओमेगा 0L ब्रैकेट में ये ओमेगा 0 में LCM ले लेता हूँ 2 डेल्टा ओमेगा। यहाँ से आगे मैं ये इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ये ओमेगा 0 कट हो गया, तो फाइनली L इंटू 2 डेल्टा ओमेगा। यहाँ से मैं ये इक्वेशन को डेल्टा ओमेगा के लिए लिखूँ, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होगा R अपॉन 2L। ये हमने डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ऑप्शन की, और बाद में हमने पहले ही डिफाइन किया क्वालिटी फैक्टर उसको Q से डिनोट करते हैं, और Q इज इक्वल टू हमने पहले ही यहाँ डिस्कस किया, Q इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन हाफ पावर बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा। अब ये क्वालिटी फैक्टर में हम ये डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू हमने ऑप्शन की वो पुट कर देते हैं, यानी कि ये 2 एज इट इज रहेगा, और डेल्टा ओमेगा की जगह मैं पुट कर देता हूँ R अपॉन ये 2L न्यूमेरेटर में आ जाएगा 2L, 2 फाइनली कट हो जाएगा, तो हमें क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा 0L अपॉन R। ये ओमेगा 0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और हम जानते हैं कि ओमेगा 0 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन √LC, यानी कि ये क्वालिटी फैक्टर को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये L और R एज इट इज रहेगा, और ओमेगा 0 की जगह मैं लिख देता हूँ √LC। तो ये फाइनली हो जाएगा, ये L को भी मैं √L इंटू √L ऐसे लिख सकता हूँ, 1 √L कैंसिल हो गई है, तो फाइनली हमें मिला √L अपॉन R √C। और ये इक्वेशन को मैं और अच्छी तरह से ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू हमें फाइनली मिला Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R ये सारे का सारा L अपॉन C। ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर सर्किट के तीनों कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है। यहाँ से मैं ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू R अपॉन L। अब मैं यहाँ दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा 0R अपॉन ओमेगा 0L। और हम जानते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये ओमेगा 0L अपॉन R तो क्वालिटी फैक्टर है, यानी कि ये ओमेगा 0L अपॉन R क्वालिटी फैक्टर, यानी कि मैं फाइनली लिख सकता हूँ ओमेगा 0 और ओमेगा 0L अपॉन R, यानी कि क्वालिटी फैक्टर Q। यानी कि फाइनली हमें मिलेगा 2 डेल्टा ओमेगा, यानी कि हाफ पावर बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन Q। ये इक्वेशन हमें क्वालिटी फैक्टर और हाफ पावर बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन देता है। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा 0L अपॉन R भी लिख सकते हैं, और यह दूसरा इक्वेशन है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R √L अपॉन C, या तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जितनी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही हाफ पावर बैंडविड्थ की वैल्यू स्मॉलर होगी। उसका मतलब ये हमने जो पहले ड्रॉ किया था, यहाँ ये जो रेजोनेंस कर्व, ये हाफ पावर बैंडविड्थ जितना ही स्मॉलर होगा, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर जितना ही बड़ा होगा उतना ही हाफ पावर बैंडविड्थ स्मॉलर होगा, यानी कि यह रेजोनेंस कर्व हमें शार्प मिलेगा। और ये अगर जो क्वालिटी फैक्टर छोटा होगा तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ बड़ी होगी, यानी कि ये रेजोनेंस कर्व हमें ब्रॉडर मिलेगा। यहाँ से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा तो उसकी हाफ पावर बैंडविड्थ स्मॉलर होगी, यानी कि रेजोनेंस कर्व शार्प होगा। और ऐसे में ये जो रीजन है, ये रीजन
शार्प होगा, तो ऐसे में जो ये 2 डेल्टा ओमेगा रीजन ये स्मॉलर होगा, तो ऐसे में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा उसका ये रेजोनेंस कर्व शार्प होगा और हम अच्छी तरह से उसकी सर्किट ट्यूनिंग कर सकते हैं, यानी कि उसकी सिलेक्टिविटी बेटर होती है। लेकिन अगर क्वालिटी फैक्टर स्मॉलर होगा तो ऐसे केस में ये आप और बैंडविड्थ बड़ा होगा और ये जो एरिया है वो बैंडविड्थ बड़ी होगी, तो ऐसे में हम ये डिफ़िकल्टी से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऐसी सर्किट की सिलेक्टिविटी वीक होती है।